देखिए, माने तो बहुत कुछ, ना माने तो कुछ भी नहीं। भाई हम बात कर रहे हैं भूत प्रेत आत्मा वगैरह 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 की। अब वो क्या है ना कि हमारे जो गुरमीत चौधरी हैं वो यही जानने के लिए पहुंचे हैं मुंबई की एक बहुत ही पुरानी चौल में कि भूत होता है कि नहीं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस चौल में एक भूत रहता है। अब देखिए, हम अंधविश्वास को बिल्कुल प्रोपगेट नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि गुरमीत की एक डिजिटल कंटेंट आने वाला है, उनका एक डिजिटल कंटेंट आने वाला है ZEE5 पे जिसका नाम है वाइफ, वो उसको प्रमोट करने इस चौल में पहुंचे हैं, तो हम भी हो लिए उनके साथ। हेलो एवरीवन, दिस गुरमीत चौधरी। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी फिल्म द वाइफ रिलीज़ होने वाली है 19 मार्च को ZEE5 पे, और ये फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, हॉरर फिल्म है। तो इसीलिए एक्चुअली आज मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ, क्योंकि आज हम भिंडी बाज़ार में जा रहे हैं, एक ऐसे घर पे, एक ऐसी बिल्डिंग में जिसे हॉन्टेड कहा जाता है, जिसे कहते हैं कि वहाँ पे भूत का निवास है, वहाँ पे भूत रहते हैं, और वहाँ पे कुछ लोगों का बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो आइए मैं खुद जानना चाहता हूँ कि एक्चुअल कहानी क्या है, और एक ऐसी जगह पे हम चलते हैं ABP के साथ। आपको बता दें कि इस स्टोरी के जरिए हम कोई भी अंधविश्वास नहीं फैलाना चाह रहे हैं, बल्कि गुरमीत तो अपनी फिल्म प्रमोट करने के लिए एक ऐसी जगह जा रहे हैं जिसके बारे में उन्होंने काफी अलग कहानियां सुनी थी। यहाँ पे काफ़ी अंधेरा है, और इसीलिए हमने कैमरा की लाइट ऑन कर दी है। और ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है। एक्चुअली ये इसको देख के मुझे अपने फिल्म का सेट याद आ रहा है, जो हमने जयपुर पे लगाया था, और बिल्कुल ऐसा ही फील था इस सेट का भी। तो हम लोग अभी एग्जैक्टली इस लोकेशन पे पहुंच गए हैं, और हमें इसके बारे में और ब्रीफली बताएंगे नदीम भाई। क्या ये लोकेशन के बारे में? लोकेशन का एक्चुअली ये है कि मेरे वालिद जो है 3 बजे के टाइम पर रात में टॉयलेट के लिए अंदर गए थे। तो जब जा रहे थे तो यहाँ ये स्क्रीन पे, ये दीवार पे, ये स्पॉट पे उनको चिराग दिखा। तो चिराग दिखा तो वालिद सोचे कि मैं निकलने का टाइम ले लूँगा। जब वो निकले तो वो चिराग लेने के लिए जा रहे थे, तो सामने जीन आके खड़े हो गए इसी स्पॉट पे। तो वालिद देख के घबरा के जो वो फ़ौरन भागते हुए रात में 3 बजे अंदर गए, अंदर दरवाज़ा ठोके और घुस के चादर ओढ़ के सो गए। तो आप यहाँ पे रात को निकलते हैं? रात को कब जब जाते हैं वॉशरूम यूज़ होता है? वॉशरूम यूज़ होता है रात में, लेकिन ज़्यादा एक डर लगा रहता है। डर लगा रहता है वो रात के। या ऐसा है कि रात के 3 बजे के बाद, 3 से मॉर्निंग के 5 के बीच में ये जो बिल्डिंग में है थोड़ा डर लगा हुआ रहता है। आप मानते हैं, आप इस सब चीज़ों को बिलीव करते हैं? आपको क्या देखे हुए सब बिलीव करने का क्या देखा हुआ है? बिलीव करने की बात ही नहीं, बिलीव तो होएगा ना, जब आंखों से देखे हुए तो बिलीव होगा। ये जो है, जो चिराग वाले है ये अच्छे जीन है, और जो बुरे जीन वाले है वो पीछे सीढ़ी की तरफ है। तो यहाँ पे बोलते हैं जो जिन है वो पाक जिन बोलते हैं, जो कहते हैं कि मदद करते हैं, एक तरह से हेल्प करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और एरिया है जहाँ पे बैक है सीढ़ी पे, वो ना पके। अच्छा, तो ये जो हम सीढ़ी देख रहे हैं ये एक्चुअली बंद है,
ये बंद करके रखा। आप देखिए इसको एक तरह से ब्लॉक किया हुआ है और यहाँ पे लोगों को आना मना है। तो भगवान का नाम लेते हैं और चलते हैं। ये जो फर्स्ट फ्लोर ये डेंजर है। यहाँ से जो है ना रात में 3 बजे 3:30 बजे कभी कभार औरत की चीख की आवाज़ आती है। अभी 1 हफ्ता पहले आई थी, बच्चे लोग ने सुने थे, बच्चे लोग डर गए थे। वो बच्चे लोग बेचारे उतर रहे थे कुछ खाना लेने के लिए, तो बच्चे लोग को आवाज़ है, बच्चे लोग डर गए। और ऐसी आवाज़ आती कि घरों में आवाज़ आती है। रात को एकदम बंद कर देते ये 6 बजे के बाद बंद कर देते। 6 बजे के बाद ये सीढ़ी को यूज़ नहीं करता बिल्डिंग वाला। शाम को 6 बजे के बाद ये रास्ता बंद कर देते हैं। एग्जैक्टली ये स्पॉट है और आप देख सकते हो मेरे रोंगटे खड़े हैं यहाँ पे। पूरा पैक कर दिए, ये पूरे रोंगटे खड़े हैं पूरा पैक कर दिए। और यहाँ एक अजीब सा फील है। यहाँ पे एक अजीब सी चीज़ है, मेरे रोंगटे भी खड़े हुए हैं यहाँ पे। और ये लोकेशन, ये सीढ़ी को एक्चुअली देखा जाए तो मैं थोड़ी हिम्मत लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे ये वो जगह है, ये एग्जैक्टली मैं इस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे अभी बोला गया है कि शाम को 6 बजे के बाद ये जगह बंद कर दिया जाता है। और यहाँ पे रात को आवाज़ें आती, चिल्लाने की आवाज़ आती है। स्कैरी, ये थोड़ा डरावनी बात है। मुझे देख के लग रहा है कि ये शायद नहाने वाली जगह या पानी बर्तन साफ करने की वाली जगह है। तो यहाँ पे बिल्डिंग में सभी लोग यूज़ कर सकते हैं कि ये अच्छा ये इस ओ अच्छा 6-7 रूम के लोग यहाँ पे ये जगह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ एक्चुअली रात के टाइम पे आवाज़ आती थी मेरी दादी को, खत्तू माँ उठ पोतो मार। तो वो बाहर आके शाली को क्लीन करते थे और फिर जाके सो जाते थे सुबह फजर नमाज के टाइम पे, नमाज के 1 घंटा पहले। तो यहाँ पाक जीन है, यहाँ नापाक नहीं है, ये पाक फेरी है यहाँ। तो यहाँ नापाकी में आप नहीं आ सकते हो। आप रात में यहाँ आओगे ना नापाकी में 9-10 बजे के बाद आपको थोड़ा वो होगा कि पाक में इधर आया, अगर नापाक रहोगे तो। मुझे तो ऐसा लगा कि एक्चुअली मैं जब शूट कर रहा था अपनी वाइफ फिल्म का, तो हम लोग ऐसा क्रिएट करते थे, ऐसा सेट क्रिएट करते थे, ऐसा फील क्रिएट करते थे। मतलब इसमें ऐसा है कि सर शाम होने के बाद में लोगों को अजीब आवाज़ आती है। ऐसा लगता है कोई आजू बाजू में से गुजर रहा है। अपन अगर पास हो रहे हैं तो बाकायदा ऐसा लगता है कि अपने पास से कोई पास हुआ। अच्छा हाँ, यानी वो यूज़ में ही नहीं है। फर्स्ट फ्लोर ये जो स्टेज है ना, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर नॉर्मल है। अच्छा। तो थर्ड फ्लोर के बाद से कोई नहीं, यानी कोई लेडीज़ नहीं, कोई जेंट्स कोई नहीं आता जाता, कोई आता जाता नहीं है। और ये वाले सीढ़ी से तो कोई ग्राउंड फ्लोर से कोई नहीं जाता है। 150 साल पुरानी ये बिल्डिंग है। और यहाँ पे मुझे थोड़ा अजीब इस बात का लगता है कि इस सीढ़ी पे कोई चलता नहीं है, कोई आता जाता नहीं है, बंद। हाँ, और बंद रखा हुआ। लेकिन पड़ोस में भी लोग रहते हैं, आजू बाजू लोग रहते हैं और काफ़ी लोग रह रहे हैं इस बिल्डिंग में, काफ़ी लोग रहते हैं। लेकिन ऐसी ऐसी जगह जो सीढ़ियाँ हैं वो बंद करके रखी है ताकि यहाँ से कोई जाए ना। यहाँ पे बेसिकली किसी ने सुसाइड किया था, कोई लेडीज़ थी और यहाँ से जंप मारा था उन्होंने, यहाँ से जंप मारा था उन्होंने। और कहते हैं उसके बाद से ही ये सब चीज़ें होने लगी हैं। पहले से ही रहता है ये स्टेयर्स को यूज़ नहीं करता है। बच्चे भी यहाँ खेलते नहीं हैं। अच्छा, बच्चे भी यहाँ नहीं आते ज़्यादा। ना। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि इस बिल्डिंग में मैं पिछले 1-2 घंटे से हूँ यहाँ पे, लोगों से मैंने काफ़ी बात की और एक एक्सपीरियंस लिया इस जगह पे। ऐसी जगह पे मैं आज आप लोगों के सामने मैं गया जहाँ पे लोग, यहाँ के लोग जाते नहीं हैं। देखिए, ये आप पे है पूरा कि आप इसे माने या ना माने, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पे कुछ तो बात है, कुछ अलग है, हटके है। ये एक्सपीरियंस मुझे लगता नहीं है कि कितना भी हम शूट कर लें, और मैं प्रार्थना यही करता हूँ कि हम सभी सेफ रहें। तो आपने देखा इस हॉन्टेड प्लेस की कहानी मेरे साथ, और मेरी फिल्म द वाइफ की कहानी
को जानने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा 19 मार्च तक, जो कि रिलीज़ हो रही है Z5 पे। फिल्म का नाम है द वाइफ। बात करें अनुपमा की। यहाँ पर इतना फैमिली ड्रामा और टेंशन हो गया कि थोड़ा रोमांस तो होना चाहिए। नहीं, अनुपमा और वनराज रोमांस नहीं करने वाले हैं भैया, अभी इनकी इक्वेशन इतनी अच्छी हुई नहीं। हम तो बात कर रहे हैं अनुपमा के छोटे बेटे यानी समर की। वो क्या है ना कि घर वाले घर में है नहीं और उन्होंने बुला लिया है नंदिनी को। अब दोनों डांसर हैं तो रोमांस भी होगा तो डांस वाला। समर और नंदिनी की दोस्ती अब भला दोस्ती कहाँ रही है। इनका रिश्ता अब दोस्ती से एक स्टेप ऊपर बढ़ गया है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब प्यार करते हैं तभी तो जलन भी है। मुंबई से लौट कर आया है समर और समर ने वहाँ पर एक सुंदर सी लड़की देख ली है जिसकी तारीफ वो करते नहीं थक रहा था। फिर क्या नंदिनी को इस बात की जलन हुई और देखिए समर को अपने करीब लाने के लिए कैसे फटाफट से उसने ये वाला डांस शुरू कर दिया। या एक जैसे कि आपने देखा समर अभी मुंबई से आया है एंड मुंबई से आने के बाद उसने मुझे बोला ही इज़ मेट अ गर्ल वेरी ब्यूटीफुल सिल्की हेयर्ड गर्ल इन मुंबई नेम्ड पूजा। तो मैं बोलती हूँ यार आंटी को वो बोलता है कि अच्छी डांसर है, यू नो शी इज़ वेरी प्रिटी, ये वो एंड आई एम टोटली जेलस। तो उस चक्कर में एक डांस हो रहा है जहाँ पे मैं उसको रिझा रही हूँ एंड इट्स गोइंग टू बी लॉट्स ऑफ फन। अब समर तो मस्ती कर रहा था, उसे क्या पता कि दोनों के बीच ये रोमांटिक सीन शुरू हो जाएगा। अब घर पर कोई है नहीं, नानी से मिलने के लिए पूरा परिवार गांधीनगर गया है। सो मौके का फायदा उठा रही हैं समर और नंदिनी। घर के जो जॉइंट फैमिली में जो रहते हैं उनके घर के बच्चों को जनरली होम अलोन का मौका नहीं मिलता, तो समर के लिए भी ये नया है। तो समर घर पे पहली बार अकेला है तो उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, तो उसने कॉल कर दिया नंदिनी को। तो अब नंदिनी घर पर आ गई है और ये जो डांस वांस और वो जो मस्ती मजाक है वो सब चालू हो चुका है। अब समर और नंदिनी पापा घर लौटे उससे पहले अपना ये गाना शाना खत्म कर लीजिए, क्योंकि अगर पापा यहाँ पर आ गए तो आप दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेंगे और हमें इसकी आशंका पूरी लग रही है। हाँ, वो उसको ज़्यादा फ़ायदा उठाने नहीं दूंगा मैं, क्योंकि जब तक वो अपना वहाँ पे नाच गाना कर रहा होगा हम लोग वापस पहुँच जाएंगे एंड आई विल कैच हिम रेड हैंडेड। अब जैसा कि हम जानते हैं डायरेक्टर कट्स अपने सेट पर शांति और समृद्धि के लिए हवन भी करवाया करते हैं। सो देखिए अनुपमा के सेट पर भी हवन हुआ जहाँ पर पूरी स्टार कास्ट मौजूद थी। इस हवन में अनुपमा ने आरती की और उसके बाद इस सब ने प्रसाद लिया। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल अपना टाइम भी आएगा में टाइम ना बुरा चल रहा है, क्योंकि रानी के वीर जो है ना वो जार जार रो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वीर के आंखों में आंसू देखकर रानी कैसे अपने आप को रोक पाएंगी।
एज अ रिजल्ट वो भी नॉन स्टॉप रो रही हैं। राजा की तकलीफ भला रानी कैसे देख सकती है। इस घर की बहुरानी होने के साथ साथ वो एक पत्नी भी तो है। भला एक पत्नी अपने पति को छोटे बच्चे की तरह यूं रोते बिलखते कैसे देख सकती है। आज वो भी टूट गई है क्योंकि वीर को इस कदर उसने रोते बिलखते कभी नहीं देखा था। आज तक जो कुछ भी है सब मैंने इसके लिए किया। उनको हर्ट ना करने की कोशिश मैं उन्हें मानी मत काटे की तरह हो चुका हूँ। अब वीर अपनी जिंदगी में जिसे सबसे ज्यादा प्यार करता है वो है रानी माँ। उसी रानी माँ ने आज वीर को कह दिया है कि आज से वो उसकी माँ नहीं है। कि हम तुम्हें नहीं देते। ये बात वीर के दिल में कुछ इस कदर घर कर गई कि वो समझ ही नहीं पाया कि उसकी दुनिया कैसे उजड़ गई। वहीं दूसरी ओर रानी माँ ने वीर की बहन की भी क्लास ले ली है क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया है, खुद के ही घर में चोरी की और उसके बाद इल्जाम किसी और पर लगा दिया। आज तक हमारे घर में किसी की हिम्मत भी नहीं हुई ऐसी हरकत करने की। तुम्हारी नहीं, हमारी नहीं, कम से कम जिस रॉयल फैमिली को बिलोंग करती हो उसकी तो इज्जत रख लेती। लेकिन नहीं, मैडम को तो अपने ही घर में चोरी करने की ज्यादा दिलचस्पी थी। अब रानी के लिए इस सच में ये बहुत मुश्किल घड़ी है। जिस परिवार को वो बांध कर रखना चाहती थी आज वो परिवार टूट रहा है। रानी माँ सब कुछ जानबूझकर कर रही है, ये भी रानी जानती है, लेकिन उसकी बात पर विश्वास कौन करेगा। वीर अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता, तो वहीं रानी के लिए अब बहुत मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। बात करें उनकी जो सपोजिटली गुम है किसी के प्यार में। अब क्या करें, सीरियल का नाम ही वही है, लेकिन ये बात और है कि यहाँ पर दूर दूर तक प्यार का एहसास किसी को नहीं होता। बहरहाल सही ने अपना मन बना लिया है कि वो अपनी ननद की दूसरी शादी करवा कर रहेंगी। प्रॉब्लम पता है कहाँ? काकू वो होने देंगी या नहीं? सालों से देवयानी जो बीमारों की जिंदगी बिता रही थी, उसे इस बात का एहसास दिलाया जा रहा था कि वो तो पागल है। लेकिन अब जैसा कि सीरियल में हमने देखा, देवयानी के पति लौट आए हैं। उसे उम्मीद जगी है कि एक बार फिर से उसकी शादी होगी, और ये उम्मीद किसी और ने नहीं बल्कि सई ने जगाई है। कैसे देवयानी खुश नहीं होगी यार, इतने सालों से जो वेट कर रही थी कि उसका पति है, उसका पति है, उसका पति कहाँ है, उसका पति आएगा। तो फाइनली उसका पति आ गया है, तो ऑफ कोर्स वो कैसे खुशी से नहीं नाचेगी। तो यार डेफिनेटली देवयानी क्या, देवयानी के साथ साथ देवयानी को देखने वाले सब भी खुशी से नाच रहे होंगे कि देवयानी का पति आ गया फाइनली। लेकिन काकू के रहते भला ये मुमकिन होना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। देवयानी खुश है, अपनी शादी की तैयारियां कर रही है, तो वहीं देखिए काकू ने कितनी बातें सुना दी। शादी के बारे में सोच सोच के नाचना बंद कर, कुछ नहीं होने वाला। एक बात समझ, वो पुलकित है,
उसने झूठ बोला किसी, वो फिर से धोखा देगा तुझे, तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। वो घर से अपनी जिंदगी से बाहर निकालेगा वो। लेकिन सई के आने से इस सब की बोलती बंद हो जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा हुआ। खुश नहीं है कुछ लोग, घर के कुछ फैमिली मेम्बर्स आर नॉट हैप्पी विद द वेडिंग, तो वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी लोग शादी के फेवर में है वो किसी तरीके से सक्सेसफुल नहीं रहें शादी करवाने में। तो कुछ ना कुछ उनका वो चल रहा है, वो कॉन्स्टेंटली बोल रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं हम लोग जो कर रहे हैं, जो शादी करवा रहे हैं, बट उनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। तो अब तो कोई भी नहीं होता कुछ बोलने वाला कि शादी कायदे से ऑलरेडी हस्बैंड एंड वाइफ, वो बस पब्लिकली हो रहा है डिक्लेयर, तो कोई किसी के रोकने का बनता नहीं है। अब इस घर में 2 टीमें बन गई हैं। एक और है काकू की टीम तो दूसरी ओर है सई। इस सई के साथ उसकी सासू माँ है, तो वहीं काकू के साथ पाखी करिश्मा और हाँ छोटी काकू। अब शादी होने तक इन दोनों टीमों के बीच खूब भिड़ंत होगी। अब विराट किसकी टीम में होगा, पाखी या सई के, ये तो भाई सच में देखने का इंतजार हमें भी रहेगा। मुंबई से कलीम सलवानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, एक रहन डॉन जिनको 7 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही थी, और एक रहन हमारे वेरी ओन बंटी भैया जिनको 3 स्टेट्स की पुलिस ढूंढ रही है। अब ठीक है, बड़े पर्दे और छोटे पर्दे में थोड़ा तो अंतर होता है ना। अब क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सीरियल इमली की। अब क्या है ना कि इमली के आदित्य जो है वो हो गए हैं किडनैप। किडनैप किसने किया? बंटी भैया के गुंडों ने। अब सवाल ये है कि इमली छुड़वा पाएंगी अपने आदित्य को या नहीं। हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट की जान इतनी आसानी से नहीं जा सकती। बता कौन है तुझे बचाने के लिए? बता। नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। इमली के आदित्य कर रहे हैं मारा मारी। पहले तो खुद उन्होंने मार खाया और फिर बाद में उन्होंने गुंडों को दे पछाड़ा। ये बंटी भैया के गुर्गे हैं जो इमली के आदित्य को किडनैप करके लेकर आए हैं, और आदित्य की खूब धुलाई हो रही है, मगर आदित्य ने भी खूब जवाब दिया है। तभी तो बंटी बंदूक लेकर आदित्य को मारने ही वाला था कि वहां पहुंच गई इमली के साथ पुलिस। तो शायद इमली की ही मदद से पुलिस आदित्य तक पहुंच गई और बंटी भैया गिरफ्तार हो गए। मगर मामला यहीं पर खत्म नहीं होता। पुलिस के साथ आदित्य तो निकल गया है, लेकिन इमली उसी गाड़ी के पीछे छुप गई है। वो शायद दोबारा आदित्य के घर जाना नहीं चाहती। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और चलिए आज जरा मुलाकात करें काशीपुर वाले बाबा से। मेरा मतलब है कि हमारे बॉबी देओल से। और अगर आप सोच रहे हैं कि आश्रम का 3रा सीजन आने वाला है या नहीं आने वाला है, हम नहीं बताएंगे। आप देखिए ये खास बातचीत, क्योंकि इस सवाल का जवाब खुद बॉबी देओल दे रहे हैं। कोरोना का समय चल रहा है और कोरोना के टाइम मेरी 2 प्रोजेक्ट्स मेरे रिलीज हुए, तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं काम नहीं कर रहा था। अगर मैं कभी फेल हुआ, मैं फिर से उठूंगा और फिर से मेहनत करूंगा और कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करूंगा। हमेशा मैं सुबह उठता हूँ, मैं बस ये कहता हूँ कि मैं काम पर जाऊं और कुछ ना हो, बस काम मिलता रहे मुझे।
और मैं कभी ऐसा बुरा दिन ना देखूं कि मैं कहीं घर पे ही बैठा और कुछ हो नहीं रहा मेरे साथ। काश मैं शुरुआत में जब मैंने फिल्में शुरू की थी तब मैं फिटनेस में बहुत था, लेकिन फिर 3-4 साल मैंने इतनी फिटनेस में ध्यान दिया नहीं। कभी वो काशीपुर वाले बाबा बनते हैं, तो कभी 1983 के काल में पहुंचकर स्टूडेंट्स की क्लास लेते हैं। लेकिन SBS ओरिजिनल्स के लिए बॉबी देओल 2021 में टाइम निकाल के आ ही गए और फिर वो बातें हुई जो शायद आपने आज तक सुनी नहीं होंगी। दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर, वो भी पूरे करियर में आपने बहुत मेहनत की है, डिफरेंट किरदार करे हैं, बट बेस्ट एक्टर का अवार्ड अब इस स्टेज पर आके मिला। सो खुशी तो है, बट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वो था कि यार थोड़ा समय लगे, कुछ ऐसा था मन में? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मेरे सबसे बड़े एग्जाम्पल मेरे पापा हैं। उन्होंने इस इंडस्ट्री में उनको 60 इयर्स हो गए अभी, और उन्होंने कई किस्म की फिल्में की और इतने अच्छे कैरेक्टर्स किए, मतलब उन्हें कभी अवार्ड मिला ही नहीं जी। तो मैं कभी उसको अहमियत दी नहीं इतनी कि अवार्ड एक ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जितना प्यार मेरे पापा को मिला है उतना प्यार मैंने किसी और को देखा नहीं मिलते हुए। बस आंखों से बात होती है जब आप अपनी माँ के साथ या पापा के साथ या भैया के साथ, अपनी बहनों के साथ बोलना बहुत ज़रूरी तो है नहीं, बस उनकी आंखों से पता चल जाता है कि कितना प्राउड फील कर रहे हैं जी। और माँ ने बस मुझे गले लगा लिया और बस दुआएं दी मुझे, बस तू मेरा बेटा है, तू, मुझे हमेशा यही था कि तू अच्छा कर रहा है और अच्छा होगा तेरे साथ। बातों ही बातों में बॉबी ने यह भी बताया कि कैसे सलमान खान की फैन फॉलोइंग से बॉबी देओल के करियर को फायदा हुआ और क्यों एक वक्त पर बॉबी अपनी अच्छी फिजिक पर ध्यान नहीं दे पाए। आजकल की ऑडियंस मुझे पहचानती नहीं थी इतना, क्योंकि मैंने काफी सालों से इतनी फिल्में नहीं की थी, लेकिन जब सलमान ने मुझे वो रोल ऑफर किया तो मुझे मालूम था कि उसकी फैन फॉलोइंग इतनी बड़ी है कि अगर मुझे उसमें एक डिसेंट रोल भी मिलेगा तो लोगों के साथ मैं पहचान बना सकूं। तो वो एक किस्म से मेरी शुरुआत थी, लोगों को कि जहन में मैं आने लगा कि बॉबी देओल भी है। पर मुझे इतना मालूम है कि अगर मैं कभी फेल हुआ मैं फिर से उठूंगा और फिर से मेहनत करूंगा और कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करूंगा। बस ऐसे ही सोचता हूँ मैं आजकल। इनसिक्योरिटीज विल ऑलवेज बी देयर। हमेशा मैं सुबह उठता हूँ, मैं बस ये कहता हूँ कि मैं काम पर जाऊँ और कुछ ना हो, बस काम मिलता रहे मुझे, और मैं कभी ऐसा बुरा दिन ना देखूं कि मैं कहीं घर पे ही बैठा और कुछ हो नहीं रहा मेरे साथ। तो वो मैंने अभी ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ऐसा दिन देखना नहीं चाहूंगा, और मैं इतनी मेहनत करूंगा कि ऐसा दिन कभी आए ना मेरी जिंदगी में। बॉडी के ऊपर भी बहुत आपने ट्रांसफॉर्मेशंस करी हैं, तो ये जो जर्नी है इस एज में आकर कहीं ना कहीं आप लोग बहुत मोटिवेट करते हैं। ये इसका रिजिम कैसा है आपका फिटनेस की अगर मैं बात करूं, ये कैसे चल रहा है? काश मैं शुरुआत में जब मैंने फिल्में शुरू की थी तब मैं फिटनेस में बहुत था, लेकिन फिर 3-4 साल मैंने इतनी फिटनेस में ध्यान दिया नहीं। फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ खाना छोड़ना, see 80% is what you eat and 20% is your workouts। और 80% मतलब ये नहीं हुआ चलो आज जलेबी खा ली, समोसे खा लो, रगड़ा पेटीज खा लो, जाके हलवा खा लिया, पराठे खा लिए, ऐसा नहीं हो सकता, उससे सेहत नहीं बनती। और फाइनली बॉबी देओल ने यह भी बताया कि उनकी मच अवेटेड सीरीज आश्रम का 3रा सीजन कब आने वाला है। काम चल रहा है, स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, तो अप्रैल में शूटिंग शुरू होगी और होपफुली मई एंड तक शूटिंग खत्म हो जाएगी, तो इस साल की एंड तक आ जानी चाहिए। और That's what I'm hoping for। अभी पता नहीं, क्योंकि सब चाह रहे हैं ना, सब लोग इतना सारी ऑडियंस क्रिएट कर रही है, तो MX प्लेयर और प्रकाश जी प्रोडक्शन सब लगे हुए हैं, मतलब एकदम पूरा कंसंट्रेशन है उन पे कि जल्दी से स्क्रिप्ट तैयार हो जाए और शूटिंग शुरू करें। लव हॉस्टल के लिए मैंने अभी ये दाढ़ी उगाई हुई है। अच्छा। और मैं जा रहा हूँ अभी 2-3 दिन में शूटिंग करने। ओके। तो it is a film basically for festive circuit। Okay. So it will be first showcased on all the festivals, wherever, जहाँ उसके बाद में थिएटर पे आएगी। So I'm very excited. I'm working with again with Vikrant Messi, who's a great actor, and Sania Malhotra, again she's a very good actor। तो बॉबी, दर्शकों के साथ साथ हमें भी इंतजार रहेगा
काशीपुर वाले बाबा को उसके अंजाम तक पहुंचते हुए देखने का। लेकिन जैसा आपने कहा कि इंतजार अभी थोड़ा और है। चंडीगढ़ से भवनीत कौशल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, फोटोग्राफी इज एन आर्ट एंड अक्सर लोग जो फोटोग्राफर है ना, उसकी पारदर्शिता, उसकी पारखी नजर की तारीफ करते हैं। लेकिन आज जिस फोटोग्राफी एग्जीबिशन की हम बात कर रहे हैं ना भैया, इसमें तो अब आप पारखी नजर की बात करेंगे तो कैसे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सीरियल आपकी नजरों ने समझा। अब बात यह है कि हमारे जो फोटोग्राफर साहब हैं सीरियल में, वो तो नेत्रहीन है। ऐसे में फोटोग्राफी का जज्बा रखते हैं और क्या कमाल फोटोग्राफ्स खींचते हैं, देखिए ना। एक घर का बड़ा बेटा है दर्श, जो इस दुनिया को अब कभी अपनी आंखों से नहीं देख पाएगा। लेकिन दर्श को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी को अगर फर्क पड़ता है तो वो है दर्श की माँ, जो अपने बेटे को जी जान से प्यार करती है। अब देखिए, एक घर में एग्जीबिशन लगा हुआ है, तरह तरह के मेहमान आए हैं और वाह, इस एग्जीबिशन की तारीफ भी खूब हो रही है। एज एन एक्टर आँखों से एक्सप्रेस करते हैं, आज तक ऐसे ही करते आया हूँ इतने सालों से। और यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आँखें एकदम ब्लैंक रहनी ज़रूरी हैं, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट। वही जैसे ही दक्ष की एंट्री हुई, इस सभी लड़कियों ने दक्ष को घेर लिया। अब वो सुपरस्टार तो है ही, हाल ही में दक्ष ने फोटोग्राफी में भी अवार्ड जीता है। शोभित ने काम ही कुछ ऐसा किया है और ना जाने अनजाने में वो चीज़ हो गई है और उसके मन में बहुत बड़ा गिल्ट है उस चीज़ को लेके। बट माँ का प्यार ऑब्वियसली वो बेटों के लिए और बड़े बेटे के लिए होता है, तो उन बड़े बेटे को कुछ हो गया छोटे बेटे की वजह से, तो थोड़ा सा इसलिए माँ भड़क रही है। अब ये सब तो ठीक है, हमें तो उस बात का इंतजार है जब दर्श की माँ का दिल टूटेगा, क्योंकि उसके प्यारे बेटे का रिश्ता जो ठुकराया जाएगा और फिर दर्श की किस्मत में ऐसी लड़की आएगी जो उसकी दुनिया बदल देगी, यानी कि उसकी आंखों की रोशनी लौट आएगी। अब हम जानते हैं कि ऐसा होने में काफी वक्त लगेगा, लेकिन भाई वक्त का इंतजार करना ही तो मुश्किल है, इसीलिए तो हमने आपको आगे की कहानी बता दी। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।